हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू करेंगे नई यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? तो डेफिनेशन को समझते हैं, और डेफिनेशन को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर, कुछ बेसिक टर्म्स है जो सरफेस केमिस्ट्री को समझने में हमारी हेल्प करेंगे। तो पहले हम उनकी बात करते हैं। ये टर्म्स होती हैं सरफेस, इंटरफेस और बल्क। ये तीन वर्ड होते हैं, तीन डेफिनेशन हैं। क्या होते हैं ये देखो। उसके लिए हमने क्या किया, ये एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने वाटर डाल दिया, कोई सॉल्वेंट डाल दिया हमने, और इसके अंदर हमने एक आइस ब्लॉक को डाला, बर्फ के टुकड़े को डाला हमने इसमें। ये होगी आइस, ये हो गया वाटर। अब देखो सरफेस कौन सा पार्ट होता है? किसी भी मैटर का जो बाहर का हिस्सा होता है, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड का जो बाहर वाला हिस्सा है दैट इज सरफेस। ऐसी जो आइस हमने लगाई है, इसका वो बाहर वाला हिस्सा जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है, जो एटमॉस्फेयर में दिख रहा है, वो क्या हो गया इसका सरफेस। तो ये क्या हुआ सरफेस। लिक्विड का ये क्या हुआ सरफेस। बाकी जो पार्ट बच गया जो वॉल से कनेक्टेड है, जो दीवार जुड़ा है, या आइस का वो पार्ट जो पानी जुड़ा है, दैट इज नॉट सरफेस, वो सरफेस नहीं। किसी भी मैटर का वो पार्ट जो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होता है, जो खुला होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, दैट इज नोन एज सरफेस। तो ये दोनों क्या हो गए सरफेस, ये होते हैं सरफेस। अगला वर्ड है इंटरफेस। इंटरफेस वो फेस होता है या वो सरफेस होता है जहां पर दो अलग अलग स्टेट आकर के मिलती हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ इस एग्जांपल में जहां पर आइस और वाटर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जहां आइस और वाटर एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दैट इज नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस, इंटर का मतलब बीच में, किसके बीच में? दो सरफेसेस के बीच में जो जगह बन गई वो इंटरफेस बन गई। एंड द थर्ड वर्ड इज बल्क। बल्क का मतलब होता है जो अंदर की तरफ है, डीप इनसाइड, अंदर की तरफ है। जैसे आइस है तो आइस के अंदर की तरफ में, ये वाटर लिया तो वाटर के अंदर की तरफ में। सरफेस वाले हिस्से को छोड़कर के अंदर का जो पार्ट है, खास करके डीपर पार्ट, जो मिडिल पार्ट होता है, डीपर पार्ट है जो अंदर की तरफ का पार्ट होता है, दैट इज नोन एज, इसे हम बोलते हैं बल्क के नाम से। दिस इज बल्क, ये बल्क। अब हम बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री को लेकर। तो जैसे ही नाम से पता चल रहा है सरफेस, सरफेस यानी कि किसी भी मैटर के सरफेस पर, वो मैटर क्या हो सकता है, सॉलिड या लिक्विड, गैसेस की बात नहीं होती इनके अंदर। तो सॉलिड लिक्विड मैटर के सरफेस के ऊपर होने वाली कोई भी फिजिकल प्रोसेस, कोई भी फिजिकल फिनोमिना, कोई फिजिकल फिनोमिना यानी कि नो पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस पूरी यूनिट की खास बात यही रहेगी, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको। ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर विल बी फिजिकल प्रोसेस। सिर्फ समझने वाले बातें, और ये चैप्टर इतना ईजी है कि इसमें आपको सिर्फ एक बार लेक्चर को सुनना है, देखना है आपको, और आपको ये सुनते ही याद हो जाएंगे। यू कैन मेक योर ओन नोट्स और डायरेक्टली गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स गिवन इन योर बुक्स। बेटर ये होगा कि थोड़ी समझने के बाद में, लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डायरेक्ट सॉल्व करो, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो सुनते ही याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो सरफेस क्या हो सरफेस किसी भी मैटर, यानी कि मैटर कौन सा है, सॉलिड या लिक्विड। सरफेस किसका ले रहे हैं, सॉलिड या लिक्विड। तो इनके सरफेस के ऊपर होने वाले कोई भी फिजिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ना ही सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of physical phenomena occurring at the surface of solid or liquid is known as surface chemistry. ये surface chemistry। Sometimes, कभी-कभी, we also go with the studies of physical phenomena that takes place at interface also। इंटरफेस के अंदर भी इसका कुछ पॉइंट आ जाता है, लेकिन बल्क के बारे में बात नहीं होती फॉर सरफेस केमिस्ट्री। अब पॉइंट आता है व्हाट आर दैट फिजिकल फिनोमेना। ये फिजिकल फिनोमेना वो कौन सी है? तो जिस फिजिकल फिनोमेना के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर के शुरू में पढ़ने वाले हैं, दैट फिजिकल फिनोमेना इज नोन एज एडजॉर्प्शन। दिस इज एडजॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन और इसके जैसा ही एक वर्ड आपको मिलेगा, सुनने में बिल्कुल इसके जैसा लगेगा, एब्जॉर्प्शन। बट दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, सुनने में दोनों दे में साउंड टू बी सेम, इसमें ए डी आ रहा है, इसमें ए बी आ रहा है, तो डी और बी का फर्क है दोनों के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एब्जॉर्प्शन। जैसे हमने शुरू में किया, एब्जॉर्प्शन क्या है, फिजिकल फिनोमेना। तो एब्जॉर्प्शन जो है दिस इज आल्सो फिजिकल फिनोमेना, ये भी एक फिजिकल फिनोमेना होती है, बट द डिफरेंसेस आर, अंतर क्या है। तो पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। The process of attracting and retaining the molecules on the surface by a matter is known as adsorption. किसी मैटर के द्वारा अपने सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना और उन्हें वहां जोड़ करके रखना, दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। सो एडजॉर्प्शन इज व्हाट, एडजॉर्प्शन क्या है, इज ए सरफेस फिनोमेना। ये एक सरफेस फिनोमेना है, ये एक सरफेस प्रोसेस है, ये एक सरफेस फिनोमेना। वहीं एब्जॉर्प्शन जो होती है इज ए बल्क फिनोमेना, ये एक बल्क फिनोमेना है, दिस इज ए बल्क फिनोमेना। क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन का एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी टेक वाटर मॉलिक्यूल्स, few water drops and spread over the board। इस बोर्ड के ऊपर या प्लास्टिक की जो फिल्म होती है या पन्नियां पॉलिथीन जिनको हम बोलते हैं, या प्लास्टिक यूटेंसिल्स जो होते हैं या प्लाईबोर्ड जो होते हैं सनमाइका, इनके ऊपर आप वाटर ड्रॉप्स को ड्रॉप इनके ऊपर स्प्रे करो, तो वाटर ड्रॉप क्या करेगी, इनके सरफेस के ऊपर, इनके बाहर वाले सरफेस के ऊपर आकर के जुड़ेंगे। जैसे ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर लिखने का जो काम हो रहा है, जो आपको लिखी हुई चीजें नजर आ रही है, दे आर ऑन द सरफेस, वो इस बोर्ड के सरफेस पर है। तो राइटिंग का जो काम हो रहा है बोर्ड के ऊपर, दैट इज सरफेस फिनोमेना, बोर्ड पर हो रहा है काम। जो लिखने का काम है वो उसके अंदर की तरफ नहीं हो रहा, बाहर की तरफ हो रहा है। तो क्या हुआ, ये एक फिजिकल फिनोमेना, अब कहां हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये एडजॉर्प्शन, दिस इज एडजॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इट इज ए बल्क फिनोमेना। ये सरफेस फिनोमेना, ये बल्क फिनोमेना, यानी कि बाहर की तरफ होगी तो ये अंदर की तरफ ज्यादा होगी, बाहर की तरफ कम होगी। फॉर एग्जाम्पल इंक, हमारे पास इंक स्प्लिट कर जाती है, कहीं बिखर जाती है, उस इंक को एब्जॉर्ब करने के लिए वी मे टेक अ चॉक पीस, हमने एक चॉक पीस लिया और उसको इंक के ऊपर हमने लगा दिया, तो व्हाट हैपन, चॉक एब्जॉर्ब द इंक मॉलिक्यूल, चॉक इंक को एब्जॉर्ब कर, तो जो इंक चॉक के अंदर जा रही है वो उसके अंदर की तरफ में, बाहर की तरफ में कम है और अंदर की तरफ में ज्यादा है। तो जब अंदर की तरफ में कोई फिजिकल फिनोमेना हो रही है और बाहर कम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। और बाहर ज्यादा हो अंदर कम हो तो वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो मेनली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग विद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बारे में हम बातें करेंगे यहाँ पर। अब हम एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड ही कुछ और वर्ड्स करते हैं, लाइक डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, सॉर्प्शन एंड ओकल्जन। दो हम कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, 1 2 कर लिए, थर्ड प्रोसेस, ये 4th पॉइंट और ये 5th पॉइंट। तो ये दो तो क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं डिजॉर्प्शन को लेकर के। डी का मतलब क्या है, डी मतलब रिमूवल, डी वर्ड का मतलब क्या था, उल्टा होना, यानी कि रिमूवल, हटना। किसका, एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस का उल्टा होगा। तो जो सरफेस पर कोई चीज जुड़ी हुई, जैसे बोर्ड के ऊपर फर्स्ट पॉइंट में जब हम चीजों को लिखा तो हमने डस्टर से उनको साफ कर दिया, सो दैट इज डिजॉर्प्शन। एडजॉर्ब्ड पार्टिकल्स को फिजिकल प्रोसेस से ही अलग करना क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर ड्रॉप्स है, इसके ऊपर आकर के अगर जुड़ जाती हैं, उनको हमने कॉटन क्लॉथ से क्लीन कर दिया, दैट इज डिजॉर्प्शन। अब है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन कब होगा, व्हेन बोथ द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, दोनों ही प्रोसेस, पहले एडजॉर्प्शन हो फिर एब्जॉर्प्शन हो, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, देन वी विल कॉल इट एज सॉर्प्शन, क्योंकि एक काम तो हो नहीं रहा, दोनों ही हो रहे हैं।
तो ना तो उसका अकेला हम एड्जॉर्प्शन कह सकते हैं, ना ही उसका अकेला हम एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं, इसलिए कॉमन वर्ड क्या हो गया, सॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, इफ वी स्प्रे वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन वुलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़ों के ऊपर, स्वेटर वगैरह जो होती है उनके ऊपर आप वाटर ड्रॉप्स को स्प्रे करो, तो वाटर ड्रॉप्स आर इनिशियली एडजॉर्ब्ड ऑन द फाइबर्स ऑफ वुलन क्लॉथ्स। जो ऊन होती है उसके ऊपर वाटर ड्रॉप क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, स्लोली दे आर एब्जॉर्ब, धीरे धीरे करके वो एब्जॉर्ब होते हैं। ऐसा ही जो एग्जांपल है दैट इज डाइंग द क्लॉथ्स, कपड़ों को जब रंग किया जाता है तो उस प्रोसेस में यही काम देखने को मिलता है हमारे को, सॉर्प्शन। तो जो डाई होती है इनिशियली इट इज एडजॉर्ब्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ क्लॉथ्स एंड देन इट अंडरगोज एब्जॉर्प्शन, फिर वो अंदर की तरफ में जाती है, फिर डाइंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये हो गया सॉर्प्शन। सो डाइंग ऑफ क्लॉथ्स इज ए सॉर्प्शन प्रोसेस। नाउ इज ओगल्जन। ओगल्जन जो है इट इज ए स्पेशल केस ऑफ एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन का एक स्पेशल केस होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो चीज एडजॉर्ब हो रही है यानी जो चीज जुड़ रही है, जैसे इस एग्जांपल में हमने किया तो डाई कलर के बारे में किया, वाटर ड्रॉप्स के बारे में किया, दे आर व्हाट एडजॉर्बिंग पार्टिकल, जिन्हें एडजॉर्ब किया जा रहा है। तो ओगल्जन के अंदर जो एडजॉर्बिंग पार्टिकल होते हैं जिन्हें एडजॉर्ब किया जाता है, दे आर गैसियस मॉलिक्यूल्स, दे आर गैसेस, वो गैसेस होते हैं एंड दे आर एडजॉर्ब्ड बाय, इन्हें कौन एडजॉर्ब करता है, मेटल एडजॉर्ब, मेटल इनको एडजॉर्ब करता है। तो मेटल के द्वारा गैसेस को अपने सरफेस पर या अपने अंदर की तरफ में, दोनों ही बातें आती हैं, अंदर की तरफ में या सरफेस की तरफ में गैसेस को मेटल के द्वारा एडजॉर्ब करना इज नोन एज, इसे हम क्या कहेंगे, ओगल्जन के नाम से। हाउ डज ओगल्जन टेक्स प्लेस ऑफ गैसेस बाय मेटल्स? तो देखो मेटल्स के स्ट्रक्चर को आपने देखा होगा, मेटल्स दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड एटम्स हैव गॉट इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, या हम इनको वॉइड के नाम से बोलते हैं। मतलब इनके बीच में सॉलिड या मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में स्पेस खाली होता है, उस स्पेस खाली को हम इंटरस्टिशियल साइड, एम्प्टी स्पेस या वॉइड के नाम से बोलते हैं। तो इस खाली वॉइड के अंदर कोई भी ऐसी गैस आ सकती है जिसकी साइज इसके अंदर फिट हो जाए, यानी कि इसके अंदर स्मॉल साइज गैस पार्टिकल इजीली बी इंट्रोड्यूस्ड। स्मॉल साइज के जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल साइज गैस पार्टिकल्स easily entrapped into the voids of metals। तो इसलिए जो गैसेस होती हैं वो मेटल के अंदर अपने आप एडजॉर्ब हो जाती है। तो दिस इज अ स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है जहां एडजॉर्प्शन का जो काम हो रहा है वो गैसेस और मेटल के साथ में हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, ओगल्जन के नाम से बोल दिया। नेक्स्ट सिमिलर वर्ड्स आर एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट तो वो होता है जो जुड़ रहा है, एडजॉर्बेंट वो होता है जिसमें जुड़ रहा है। तो गैस और मेटल की अगर हम बात करें तो गैसेस किसका काम करेंगे, गैसेस विल फंक्शन एज एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के रूप में। तो मेटल किसके रूप में काम करेंगे, एडजॉर्बेंट के रूप में काम करेंगे, दे विल फंक्शन एज एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट वो है जो जुड़ रहा है, एडजॉर्बेंट वो है जिसमें जुड़ रहा है, पार्टिकल जिसमें अटैच हो रहा है। सो दीज वर द कॉमन वर्ड्स, ये कॉमन वर्ड है जो हमारे इस यूनिट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन की, तो एडजॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, इट इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन को लेकर के। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वहां पर क्या होगा, जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं, जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं जो जुड़ते हैं आकर के किसके ऊपर, एडजॉर्बेंट के ऊपर, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है
फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हुआ, जिससे दोनों मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज द वीकेस्ट, सबसे कमजोर टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और वो कौन सी होती है फोर्स, उसका नाम होता है वंडर वाल्स फोर्स। वंडर वाल्स फोर्स। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूलों के बीच में जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, या सबसे वीक टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जिसकी एनर्जी 20 to 40 किलोजूल पर मोल हो, इज नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन के नाम से। और अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट इज लाइक दैट ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, लाइक, नॉट केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, लाइक दैट ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड जैसा इनके बीच में इंटरेक्शन। तो यानी कि क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की पहचान है। तो यहाँ इनके बीच में जो अट्रैक्शन मिलेगी, इंटरेक्शन मिलेगी, वो कैसे होंगी, स्ट्रॉन्ग मिलेंगे हमारे यहाँ। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस जब होंगी तो इसे फिर हम क्या कहेंगे, दैट विल नोन एज केमिकल एडजॉर्प्शन। यहाँ जो एनर्जी होती है इनके बीच में, दैट इज फ्रॉम 200 to 400 किलोजूल पर मोल वैल्यू। नाउ लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जांपल अगर हम करें, सो यू माइट हैव सीन सिलिका जेल्स। सिलिका जेल्स को आपने देखा होगा। जो सिलिका जेल होती है वो प्लास्टिक क्रॉकरी जो होती है, जैसे वाटर बॉटल्स होती हैं या लंच बॉक्स होते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा एक स्मॉल प्लास्टिक पाउच सा पाया जाता है, छोटा सा प्लास्टिक पाउच होता है जो रफ कपड़े जैसे चीजों के अंदर लिपटा हुआ होता है। इसके अंदर जब आप इसको खोलोगे, यू विल फील स्मॉल ट्रांसपेरेंट और यूरिया लाइक पार्टिकल्स। इसके अंदर छोटे छोटे यूरिया जैसे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, दे आर सिलिका जेल। कभी कभी इसके कपड़े के ऊपर लिखा भी होता है सिलिका जेल। व्हाई दीस सिलिका जेल्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स, बर्तनों में इनको क्यों रखते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जब बर्तनों को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, वाटर बॉटल्स हैं या लंच बॉक्सेस वगैरह होते हैं, जब एक दूसरी जगह पहुंचते हैं तो उनके अंदर नमी जा सकती है, और नमी अगर जाएगी तो उनके अंदर फिर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी। माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्मेल में स्टार्ट, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, उनके अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी। टू अवॉइड दैट कॉन्टेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी और वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर्स वी प्लेस सिलिका जेल। अभी सिलिका जेल कर दी क्या, दी सिलिका जेल्स दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या है, मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर देती है एंड देयरबाय रिड्यूसेस द वाटर लेवल इनसाइड द कंटेनर्स। और उनके अंदर ये कंटेनर में नमी की मात्रा कम हो जाती है और जो नुकसान की प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन बाय यूजिंग सिलिका जेल्स। ऐसी ही एक प्रोसेस देखने को मिलती है हमारे को ड्यूरिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, जब शुगर को बनाया जाता है, जब चीनी को बनाया जाता है, तो वी नो दैट शुगर इज मेड अप फ्रॉम शुगर केन जूस, फ्रॉम केन जूस। गन्ने के जूस से शुगर को बनाया जाता है, और गन्ने का जूस जो होता है इट इज येलोविश इन कलर। ये येलोविश कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन जो शुगर होती है वो व्हाइट कलर की होती है। सो व्हाट द प्रोसेस इज डन, उनमें क्या किया जाता है, जो टैंक होते हैं जिनके अंदर केन जूस होता है, ये टैंक है, इनके अंदर एक केन जूस है, दे आर प्लेस्ड विद, इनके अंदर रखा जाता है एनिमल चारकोल। इनमें एनिमल चारकोल रखा जाता है, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल क्या करता है, जो येलो कलरिंग पिगमेंट होती है उसको ये अपने सरफेस पर बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट कर लेता है, और इस चारकोल के बाहर की तरफ में यानी कि सरफेस के ऊपर येलो कलर पिगमेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन जैसा काम हो रहा है इनके अंदर। तो दिस इज विद द एनिमल चारकोल। अब फाइंड आउट व्हाट इज एनिमल चारकोल।
प्लांट चारकोल एंड एनिमल चारकोल, ये दो प्रकार के होते हैं, और ये चारकोल दोनों ही जो होते हैं दे आर मेड फ्रॉम कोल, कोयले से बनाया जाता है। वी नो दैट हाउ कोल्स आर फ्रॉम, पौधों के या जानवरों के दबने के कारण से जो वुड्स होती हैं या जो बोन्स होती है दे कन्वर्टेड टू कोल। और जब इनका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, जब इनको बंद बर्तन के अंदर, इन कोयलों को बंद बर्तन के अंदर हीट करते हैं और इनमें से जो गंदगियां होती हैं, कार्बन कंटेंट वगैरह जो वेस्ट गैसेज होती है वो उनमें से निकल जाती हैं, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कोयले से निकल जाता है। पीछे की तरफ जो कोयला बचता है उसको हम चारकोल बोलते हैं। अगर वो बोन से बना है तो वो एनिमल चारकोल है, और अगर वो प्लांट कोल से बना है तो वो प्लांट चारकोल है। So for clarification of sugar we use animal charcoal because animal charcoal has the property of attracting the colored pigment over its surface and thereby making the solution transparent or clear. And in case of chemical adsorption जो होता है that takes place in tungsten and carbon. टंगस्टन सिंबल हो गया W और कार्बन का सिंबल हो गया C। टंगस्टन के जो एटम्स होते हैं, टंगस्टन क्या एक मेटल है, टंगस्टन के जो एटम्स होते हैं वो अपने अंदर की तरफ में कार्बन के एटम्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक जैसे अभी हमने बनाया था इसका, सपोज ये टंगस्टन के एटम्स हो गए, इसके अंदर ये कार्बन एटम्स आर इजीली इंट्रोड्यूस्ड, तो यहाँ इनके बीच में बॉन्ड सा बन जाता है, एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है, इसे हम बोलते हैं फिर टंगस्टन कार्बाइड के नाम से। सो दैट इज केमिकल एडजॉर्प्शन। विल हैव लेटर ऑन इनके बारे में और भी बहुत कुछ है तो वो हम बाद में करेंगे। अब हम चलते हैं एडजॉर्प्शन की प्रोसेस के अंदर। व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, तो फाइंड करें एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग, कब की बात हो रही है, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के दौरान में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, कैसे होगा, इन पॉइंट्स को समझते हैं। तो देखिए पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी है क्या, एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। और इनका मतलब भी क्या होता है, यानी कि बिखरने का गुण। जितनी चीजें ज्यादा बिखरेगी उतनी ही ज्यादा वो एंट्रोपी कहलाती है, मतलब बिखरने का जो गुण होता है दैट इज नोन एज एंट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं तो वो बिखरे हुए होते हैं, कोई कहीं चल रहा होता है कोई कहीं चल रहा है, दैट इज एंट्रोपी। लेकिन जब क्लास स्टार्ट हो जाती है, एवरी स्टूडेंट टेक्स देयर पोजीशन ऑन द बेंचेस, तब उनकी मूवमेंट क्या होगी, सिर्फ बेंच तक है, लेकिन उसके अलावा कोई लोकोमोशन का काम नहीं हो रहा उनके अंदर, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे। एट दैट टाइम द एंट्रोपी सेट टू बी जीरो, क्योंकि मूवमेंट का काम हो नहीं रहा, वो अपनी जगह को छोड़ नहीं रहा। तो बिखरने का गुण क्या है, एंट्रोपी। लंच होता है तो सारे बच्चे क्लासेस से आ जाते हैं, ग्राउंड की तरफ चले, दैट इज व्हाट एंट्रोपी, ये एंट्रोपी। और जब बेल वापस लगती है तो वापस जब आते हैं तो एंट्रोपी का डिक्रीज होना। तो जब चीजें बिखरती हैं तो क्या होता है, एंट्रोपी का बढ़ना होता है, और जब चीजें जुड़ती हैं, नजदीक आती हैं या सॉलिड फॉर्म बदलती हैं तो फिर इसका क्या है, एंट्रोपी का डिक्रीज होना। तो जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ये देखना है हमारे को। सपोज फॉर एग्जांपल ये हमने एक सॉलिड ले लिया और सॉलिड के फॉर्म में हमने लिया इसके अंदर, ये हो गया हमारा एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट। इस एडजॉर्बेंट के ऊपर बाहर की तरफ में मान लीजिए डस्ट पार्टिकल्स, दे आर डस्ट पार्टिकल्स, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, दे आर नोन एज एडजॉर्बेट, दे आर एडजॉर्बेट पार्टिकल्स। तो ये क्या होंगे, दे विल बी एडजॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड, एडजॉर्बेंट के सरफेस की तरफ धीरे धीरे करके आके जुड़ेंगे, अट्रैक्ट होंगे और ये इसके ऊपर आकर के जुड़ जाएंगे। तो अब देखो बिफोर द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन, जुड़ने से पहले दे ऑल वर रैंडमली अपार्ट, सब अलग थे एक दूसरे के साथ, यानी कि देयर वाज एंट्रोपी, इनमें एंट्रोपी थे, बिखरे हुए। लेकिन आफ्टर एडजॉर्प्शन, जुड़ने के बाद में क्या हो गया, मॉलिक्यूल फिक्स हो गए, अभी हिल नहीं सकते। तो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन की प्रोसेस के दौरान में क्या हुआ, बिफोर द प्रोसेस देयर इज एंट्रोपी,
after the process or during the process or the molecules are settle down on the surface, जम के उसके ऊपर आ गए. So what is the value for entropy? It is decreasing. और जब सब जुड़ जाएंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. बिकॉज अब यहाँ कोई मॉलिक्यूल मूवमेंट का काम नहीं कर रहा है, दे आर नॉट मूविंग, तो एंट्रोपी इज जीरो. तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस? प्रोसेस के दौरान में एंट्रोपी की वैल्यू क्या हुई है? पहले एंट्रोपी थी मॉलिक्यूलों में फैलने का गुण था, लेकिन उसके बाद में एंट्रोपी क्या होगी? जीरो होगी. तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग? डिक्रीज. तो क्या काम हुआ? ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन की पूरी प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी पर क्या फर्क पड़ रहा है? इट इज डिक्रीज्ड. ये डिक्रीज हो रही है. सो द सिंबल फॉर एंट्रोपी इज, एंट्रोपी का सिंबल होता है एस और एंट्रोपी चेंज को हम दिखाते हैं डेल एस. सो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन द एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू नेगेटिव. डिक्रीज होता है तो हम साइन लगाते हैं नेगेटिव, और कोई चीज बढ़ती है इंक्रीज होता है तो साइन लगाते हैं पॉजिटिव. तो यहाँ क्या काम हो रहा है? एंट्रोपी के साथ में डिक्रीज होने का काम हो रहा है, इसलिए डेल एक्स का सिंबल क्या होगा? नेगेटिव होगा. अब हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन. मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन. मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन. कोई एडजॉर्बेंट का मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स को अपनी तरफ में क्यों अट्रैक्ट करता है, उनको रिपेल क्यों नहीं करता है, अट्रैक्ट ही क्यों करता है? तो ये समझना हमारे को इसमें मैकेनिज्म के अंदर. तो देखो, सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सॉलिड है, और सॉलिड के एटम्स हो गए, या उसके ये मॉलिक्यूल्स हो गए, या उसके पार्टिकल्स हो गए, लाइक दिस. ये कोई सॉलिड हो गया और ये इसके पार्टिकल्स हो गए इस तरह से, दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर. तो अब बल्क में मिलने वाले किसी भी एक एटम को आप ले लो. बल्क का मतलब क्या था? जो अंदर की तरफ जो ये जो तीन मॉलिक्यूल 1 2 3 ये क्या है? बल्क मॉलिक्यूल्स. बाकी क्या है? सारे के सारे सरफेस मॉलिक्यूल्स. तो बल्क मॉलिक्यूल से शुरुआत करते हैं. जो बीच में जो मॉलिक्यूल है, लेट अस कंसीडर दिस मॉलिक्यूल. हमने इस मॉलिक्यूल को ले लिया, ये m बोल दिया. ये मिडल में जो एलिमेंट है, बल्क में जो मॉलिक्यूल है, उसको ले लिया. लुक एट द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इट फील्स विद इट्स सराउंडिंग्स. इस एटम के चारों तरफ में जो एटम लगे हुए हैं और उनके द्वारा इसको कैसी इंटरेक्शंस फील हो रही हैं वो देखो. क्योंकि इस एटम के साथ में मिलने वाले सारे एटम्स भी इसके जैसी हैं. तो अगर ये एटम यानी कि इसके साथ वाला एटम इस m एटम को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो पक्का है ये एटम भी इस एटम के द्वारा अट्रैक्टेड हो, यानी कि दोनों एटम एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. तो ये जो इंटरेक्शंस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेंटर. जो मॉलिक्यूल बीच में है आपस में एक दूसरे को इंटरेक्शन की जो फोर्स वो क्या है? एक समान रूप से बटी हुई है, बराबर तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अब देखो, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं, जो मॉलिक्यूल यहाँ बर्तन की दीवारों के साथ लगे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म के अंदर है जिनका सरफेस एक्सपोज्ड है, उन मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस के बारे में देखा होगा. तो सपोज कंसीडर करते हैं हम इस मॉलिक्यूल को. इस मॉलिक्यूल को नीचे वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इक्वल फोर्सेस. साथ में भी ऐसा ही हो रहा है, साइड्स में भी साइड वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में ऐसा. लेकिन इस मॉलिक्यूल की ऊपर की तरफ मिलने वाली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज फ्री. जैसे यहाँ था, ये चारों तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या है? उनकी इंटरेक्शंस फ्री हैं. उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे वो एक दूसरे को खींचते हैं, क्योंकि आप इसके ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल नहीं है, तो इनकी वो इंटरेक्टिव फोर्सेस कैसी है? फ्री इंटरेक्टिव फोर्सेस. तो ये क्या करेंगे इस इंटरेक्टिव फोर्सेस से? सभी मॉलिक्यूलों के पास जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, दे हैव दिस फ्री फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. इनके पास ये फ्री फोर्स. तो क्या करेंगे अपनी इसको फ्री फोर्स से? इनके ऊपर से जब कोई मॉलिक्यूल पास आउट करेगा, यहाँ से जब गुजरेगा इनके पास से, तो ये क्या करेंगे? अपनी फोर्स से इनको अंदर की तरफ में अट्रैक्ट करेंगे. दे विल अट्रैक्ट देम ओवर देयर सरफेस. इस तरह से इनको अट्रैक्ट करने का काम. That is the mechanism of adsorption. ये खींच क्यों रहे थे? पॉइंट ये था, बिकॉज
they were molecules present over the surface were having free force of interaction. और फ्री फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो उससे क्या करेंगे, बाहर जाने वाले मॉलिक्यूलों को इनके सरफेस से जाने वाले मॉलिक्यूलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए एडजॉर्प्शन का काम होता है। इसका एक सिंपल तरीका ले लेते हैं हम समझने के लिए। मान लीजिए आप लोग लाइन के अंदर खड़े हो और लाइन के अंदर जब आप खड़े तो एक दूसरे के हाथ को पकड़ रखा। नाउ थिंक अबाउट कि आपने उसको अट्रैक्ट कर रखा अपनी तरफ या उसने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। यू विल फाइंड कि देयर आर इक्वल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस। जितनी फोर्स से आप दूसरे बच्चे को खींच रहे हो उतनी फोर्स से दूसरा बच्चा भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो दिस इज द केस व्हेन यू आर इन द मिडल। लेकिन अगर आप शुरू में खड़े हो जाओ, लाइन के शुरू में हो, तो क्या होगा, यू विल जॉइन ऑन विद वन हैंड। एक साइड में आप बच्चों की लाइन को पकड़ोगे, एक बच्चे को पकड़ोगे, लेकिन दूसरी तरफ में क्या होगा, आपका हाथ क्या होगा, फ्री होगा। योर हैंड्स आर रिप्रेजेंटिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे हमने किसी को पकड़ लिया, लेकिन दूसरी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फ्री है। तो पास से कोई और बच्चा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उससे पकड़ने की उसको कोशिश करेंगे। दैट इज, यही हमारा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं why the process of adsorption is, why the process of adsorption is exothermic। जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। मींस व्हाट, हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज होती है। तो वो हीट रिलीज कैसे होती है, जो मैकेनिज्म हमने की है उसी पॉइंट पर बेस्ड है, लाइक दिस। तो ये तो हो गया हमारा एडजॉर्बेंट पार्टिकल, इनके ये तो नीचे की तरफ में पार्टिकल्स होंगे, ये तो जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर दे विल शो द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, और इनके पास क्या है, दे आर हैविंग फ्री फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस के ऊपर बाहर से जाते हुए मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, तो खींच लेंगे जब ये, तो ये मॉलिक्यूल जब इनके ऊपर जुड़ जाएंगे तो इनके द्वारा लगने वाली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि जो फोर्स थी, यानी कि जो एनर्जी थी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर आकर के जुड़ जाएंगे तो इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो फोर्स थी, ये जो फोर्स क्या है, एनर्जी है। एनर्जी क्या हो जाएगी, इनके एडजॉर्प्शन के दौरान में डिक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी का डिक्रीज होना ही इज व्हाट, एनर्जी का रिलीज होना। और एनर्जी का रिलीज होना प्रोसेस को क्या बनाता है, एक्सोथर्मिक। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन गिव्स फ्री एनर्जी। इफेक्ट ऑन गिव्स फ्री एनर्जी, इफेक्ट ऑन डेल्टा जी। जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है उसे हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडजॉर्प्शन के दौरान में इस डेल्टा जी की वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो अगेन द सेम प्रोसेस, ये हमारे एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स होंगे। To determine the value of delta G, we use the formula, क्या फॉर्मूला आता है, del H माइनस T del S, ये फॉर्मूला। और इसके अंदर हम दो पॉइंट यूज कर रहे हैं, H एंथैल्पी और S एंट्रोपी। What are the enthalpy and entropy changes during the Gibbs free energy और during the adsorption? तब आप देखो ये मॉलिक्यूल्स हमारे हो गए एडजॉर्बेट, एडवेंट लिखा मैंने शॉर्ट में इसको, और ये हो गए हमारे एडवेंट मॉलिक्यूल्स, शॉर्ट में एडवेंट, एडजॉर्बेंट। तो जब एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होगी इनके अंदर, तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, अंदर की तरफ में एडजॉर्ब होंगे। व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो रही है इसके अंदर, डिक्रीज। और डिक्रीज अगर होती है तो कैसा साइन होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन साथ में अभी हमने देखा कि इनसे एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज। और एनर्जी अगर रिलीज होगी तो एंथैल्पी का साइन कैसा होगा, डेल एच का वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो ड्यूरिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी के दौरान में द वैल्यू ऑफ डेल एस डिक्रीजेस, द साइन बिकम्स नेगेटिव, और एच की वैल्यू, एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब आप इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस करो, तो डेल एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ये क्या हो गया टी, उसके बाद में इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव,
ये नेगेटिव होगी, तो इसे हम करते हैं नेगेटिव डेल एच। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, डेल एच, ये माइनस और ये प्लस 3 डेल एच। नाउ द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव होनी चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन का ये काम होता रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एंट्रोपी से ज्यादा वैल्यू की हो, यानी कि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही हो, ताकि जब ये फैक्टर हमारा ज्यादा बड़ा होगा तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में होल ऑफ द आंसर कम्स इन नेगेटिव फॉर्म। तो शुरू के अंदर जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है इन द इनिशियल, एट दैट टाइम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्योंकि जो एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल है दे ऑल आर फ्री फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए डेल एच की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और डेल एच की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये फैक्टर हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होगा तो सारा आंसर क्या होगा, उसमें नेगेटिव में आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि एंट्रोपी के बारे में अगर हम बात करें, एंट्रोपी ज्यादा होगी, बट द मैग्नीट्यूड की जब हम बात करें तो एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड ओवरकम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एंट्रोपी। इसलिए शुरू के अंदर प्रोसेस कैसी होगी हमारी, स्पॉन्टेनियस होगी, शुरू के अंदर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अपने आप होगी, तेजी के साथ होगी। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट के द्वारा कवर कर लिए जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डेल एच और डेल एच की वैल्यूज बिकम्स इक्वल, ये बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर विल कम टू बी जीरो, और जब जीरो हो जाएगा द प्रोसेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे हैं उतने ही डिसॉल्व भी हो रहे हैं, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, और इनमें वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है। सो दैट वाज अबाउट गिव्स फ्री एनर्जी इन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस।